हाँ जी, सी इंटरमीडिएट जनवरी 2025 वाले मेरे बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। की हाल है? सब मौज बार है? हाँ जी सर, मौज बार है। सर आज हम लोग करेंगे अकाउंट्स का AS5 रिवाइज। ठीक है, छोटा सा एएस है, बहुत ही छोटा सा एएस है। मैं बहुत बात करूं तो अपने लिए इस एएस में मेनली 4 बातें करनी है। इस एएस में हम चारों बातें रिवाइज करेंगे, अच्छे से खत्म करेंगे। मुश्किल से 10 मिनट के अंदर मैं ये सारी बातें रिवाइज कराऊंगा और फिर कुछ स्टडी मैट के क्वेश्चन निपटाएंगे। ठीक है, तो बिना देरी के साथ में रिवीजन शुरू करते हैं। अगर मैं ध्यान से देखूं तो सर इस एएस के बारे में अगर हम बात करें तो पहले मैं कर देता हूं पेन ऑन और फिर मैं लेता हूं अपने पास लाइटर। सर जी इस एएस में मेरे पास नाम में ही अगर आप ध्यान से देखो तो टोटल 4 बातें लिखी हुई हैं। कह रहा है नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, मतलब आपको पहले प्रॉफिट लॉस के बारे में थोड़ी बातें बताई जाएंगी, फिर प्रायर पीरियड आइटम दूसरी बात, फिर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी तीसरी बात, और इसी में चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेटेड जो नाम में नहीं है तो वो भी चौथी बात आपको करी जाएगी। तो टोटल 4 बातें, छोटी सी 4 बातें, और इन्हीं 4 बातों में मेरा एएस टाटा बाय बाय कर देगा। अगर मैं पहली बात करूं मेरे बच्चे, अगर मैं फर्स्ट बात करूं तो सबसे पहली बात है नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। मतलब ये ना आपको ये बताता है कि सर जी हमारी जो इनकम एक्सपेंस है, जो भी हमारे बिजनेस में इनकम बोले तो आय और हमारे खर्चे हैं, उनकी कैसे डिस्क्लोजर होना है, कहां उनको दिखाया जाएगा, उनकी क्या प्रेजेंटेशन रहेगी। तो नॉर्मली हमारा जो एएस जनरल पॉइंट कहता है वो कहता है सर जी जितनी भी आपके आइटम है इनकम और एक्सपेंस, कैसेट लायबिलिटी के ऊपर बात नहीं करता, इधर 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 एमसीक्यू बनता है इस क्वेश्चन इस एएस से ज्यादातर। पहली बात कहता है कि सर जी जितने भी आइटम है, चाहे वो इनकम अराइज कर रहे हैं चाहे वो खर्चा है, वो आपके सिर्फ और सिर्फ कहां रिकॉर्ड होंगे? पीएनएल में। मतलब आपको स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाना पड़ेगा और उस स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में सारी इनकम आएंगी, इनकम साइड में सारे खर्चे आएंगे, खर्चे साइड में दैट मींस इनकम और एक्सपेंस सारे के सारे कहां रिकॉर्ड होंगे? प्रॉफिट एंड लॉस साइड में। ये एकदम जनरल बात है, ये बच्चा बच्चा जानता है जो अकाउंट्स को जानता है। वो एएस में लिखा हुआ है AS5 में कि सर जी आपकी सारी इनकम एक्सपेंस कहां रिकॉर्ड होंगी? सर आपके पीएनएल में। बट इसकी एक्सेप्शन है, कहता है एक्सेप्ट अगर कोई एएस, कोई और एएस, मतलब AS5 के अलावा कोई और एएस में कोई इनकम एक्सपेंस और उसका ट्रीटमेंट पीएनएल के अलावा कहीं और दिया हुआ है कि आपको उसको यहां रिकॉर्ड करना है, तो वो फॉलो होगा। मतलब पहली बात खत्म, बेसिक सी बात पहली कि जितनी भी इनकम एक्सपेंस आपके बिजनेस में राइज हो रहे हो वो सारे के सारे इनकम एक्सपेंस कहां रिकॉर्ड होंगे? पीएनएल में शो होंगे। और एक्सेप्शन ये कि अगर किसी एएस ने AS5 के अलावा कोई और एएस में कोई इनकम एक्सपेंस का अलग ट्रीटमेंट दिया हुआ है तो आपको वो ट्रीटमेंट फॉलो करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, आपका AS10 कहता है मेरे बच्चे कि रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो रहा है तो वो पीएनएल में नहीं जाएगा, वो जाएगा रिवैल्यूएशन रिजर्व में। तो दैट मींस फिर आपको वो रिवैल्यूएशन रिजर्व में डालना है, पीएनएल में नहीं डालना। बोरिंग कॉस्ट आप खर्चे में डालते हो, लेकिन वो AS16 कहता है कुछ नेचर में कई जगहों पे अगर वो क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड है तो वो कैपिटलाइज होगा, तो दैट मींस वो एसेट में ऐड हो जाएगा। इसका मतलब है कि वो आपके खर्चों में नहीं जाएगा, पीएनएल में नहीं जाएगा। ऐसे ही एक एक्सचेंज डिफरेंस, आपको पता है एक्सचेंज डिफरेंस में भी जो एक्सचेंज लॉस है उसका ट्रीटमेंट डिपेंड करेगा। अगर आपका लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम है तो हो सकता है वो आपकी एसेट में ही पैरा 46 के हिसाब से डील हो जाए या फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम डिफरेंस अकाउंट में जाए, वटएवर, मतलब पीएनएल में जाके उसकी कुछ और ट्रीटमेंट हो जाए तो आपको वो ट्रीटमेंट फॉलोज करने पड़ेंगे। मतलब सिंपल सी बात है, जनरल पॉइंट ये है कि आपकी सारी इनकम एक्सपेंस कहां रिकॉर्ड होंगी? पीएनएल में। लेकिन अगर इसके अलावा कोई और एएस कहीं और ट्रीटमेंट बोल रहा है तो आपको वो ट्रीटमेंट फॉलो करना पड़ेगा। पहला पॉइंट खत्म। दिस इज द जनरल बेसिक पॉइंट जो आपको अकाउंट से बात करता है। नाउ जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप अलग से 4 तरीके से काम करोगे। मतलब इन 4 तरीकों को अलग से आप डिवाइड करोगे। मतलब पॉइंट कहने का मतलब है इनकम्स 2 तरीके डिवाइड होती है नॉर्मली, एक ऑर्डिनरी एक्टिविटी से और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी से। ठीक है, लेकिन मैं कहता हूं जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाओगे एज पर इवन शेड्यूल 3 भी बनाओगे तो आप प्रॉफिट एंड लॉस को 4 पार्ट में डिवाइड करोगे। एक आपके जो नॉर्मली ऑर्डिनरी एक्टिविटीज है, ऑर्डिनरी मतलब जो आपके डे टू डे बिजनेस की नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी है, उनकी इनकम और उनके एक्सपेंस नॉर्मल दिखाओगे, कोई दिक्कत नहीं। बट ये 3 चीजें बेटा कौन कौन सी? एक्सेप्शनल, इनको अलग से दिखाना पड़ेगा, मतलब हाईलाइट होनी चाहिए, अलग से सेपरेट डिस्क्लोजर पीएनएल में अलग से नजर आनी चाहिए। मतलब आप जब प्रॉफिट और लॉस दिखाओगे तो आप कहोगे पहले सारे प्रॉफिट ऑर्डिनरी एक्टिविटी से, सारे खर्चे ऑर्डिनरी एक्टिविटी से माइनस करोगे तो आपके पास निकल के आएगा प्रॉफिट फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटी। ठीक है, प्रॉफिट फ्रॉम ऑर्डिनरी। फिर एक्सेप्शनल अलग दिखाएंगे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी अलग दिखाएंगे, पीपीआई अलग दिखाएंगे, और फिर फाइनली लास्ट में आएगा नेट प्रॉफिट। तो इसका मतलब है पहले आपको प्रॉफिट ऑर्डिनरी एक्टिविटी का अलग से दिखाना है, उसके बाद एक्सेप्शनल अलग दिखाना है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी अलग दिखाना है, प्रायर पीरियड अलग दिखाना है। अब पॉइंट ये है कि ऑर्डिनरी तो समझ आता है, ऑर्डिनरी तो समझ आता है, व्हाट अबाउट एक्सेप्शनल? एक्सेप्शनल क्या है? कह रहा है अकॉर्डिंग टू द, अगर मैं बात करूं तो AS5 कहता है कि सर कोई खर्चे या कोई इनकम ऐसी है जिसका साइज या नेचर, मतलब उस खर्चे का नेचर या साइज ऐसा है कि हमें उसका डिस्क्लोजर अलग से दिखाना रेलिवेंट जरूरी लग रहा है टू एक्सप्लेन द परफॉर्मेंस, कि भैया ये हमारी एंटिटी की अगर बेटर परफॉर्मेंस दिखाना है, प्रॉफिटेबिलिटी बोले तो परफॉर्मेंस, तो प्रॉफिट परफॉर्मेंस को अलग जस्टिफाई करना है तो मुझे इन एक्सपेंस को सेपरेट डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल AS5 भी कहता है और हमारा शेड्यूल 3 भी
कहता है कि हमें सेपरेट डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। और यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, एमसीक्यू के लिए या प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए, कि आपको इन आइटम्स का सेपरेट डिस्क्लोजर देना पड़ेगा एज एक्सेप्शनल आइटम। मतलब मेरे लिए बिजनेस की ऑर्डिनरी एक्टिविटी है, ये मेरे बिजनेस में ऑर्डिनरी है, इनका ऑर्डिनरी में नेचर और साइज ऐसा है कि ये थोड़ा ऑर्डिनरी से एक्सेप्ट हो जा रहा है, अलग से एक्सेप्शनल आ जा रही है। क्या क्या है, मान लो आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक को आप वैल्यू करते हो कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लोअर, तो नॉर्मली हमारा एनआरवी बोले तो मार्केट वैल्यू हमेशा हाई रहती है, हम कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। बट अगर एट एनी टाइम, एट एनी ईयर आपकी एनआरवी डाउन जा रही है, मतलब ये एक इंडिकेशन है कि भाई आपका बिजनेस सही नहीं चल रहा है, आपका क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू हुआ है लोअर देन कॉस्ट, मतलब एनआरवी पे हुआ है, तो उस केस में आपको ये एक्सेप्शनली अलग से दिखाना पड़ेगा, सेपरेट डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। और फ्यूचर में अगर इसकी रिवर्सल होती है तो वो भी आपको दिखाना पड़ेगा कि हाँ अब हम अपने बिजनेस को वापस ट्रैक पे ले आ रहे हैं, हमारी एनआरवी अब बढ़ गई है। क्लियर है? तो जब हमारा स्टॉक एनआरवी से कम जाएगा तो भी हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा, और जब फ्यूचर में हम कॉस्ट पे वापस आएंगे तो भी हमें सेपरेट डिस्क्लोजर देना पड़ेगा एज एक्सेप्शनल आइटम। अगर आप एसेट को बेचते हो, मेरे बच्चे कोई भी फिक्स एसेट या इन्वेस्टमेंट को बेचते हो, तो ये आपके बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटी नहीं है पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी नहीं है, तो ये एक्सेप्शनल एक्टिविटी है कि आपको इसे अलग से दिखाना पड़ेगा कि हमने एसेट को बेचने में ये प्रॉफिट कमाया, ये लॉस किया, ये इन्वेस्टमेंट को बेचने में प्रॉफिट लॉस, तो वो दिखाने पड़ेंगे। कोई लिटिगेशन एक्सपेंस है, कोर्ट एक्सपेंसेस वगैरह, सेटलमेंट हुई है या कोई भी खर्चे हैं तो वो आपको दिखाने पड़ेंगे। कोई लॉ के खर्चे हैं जो रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट से चेंज हुए, मान लो आपका कोई पीएफ है, कोई ईएसआई है, कोई ग्रेच्युटी है जो आपने रेट्रोस्पेक्टिवली आपने चेंज कर दिया, तो अगर आपने कोई रेट्रोस्पेक्टिवली खर्चा इंक्रीज करा है तो वो जो खर्चा इंक्रीज हुआ है उसका आपको अलग से एक्सेप्शनल आइटम देना पड़ेगा कि हमारे बिजनेस का ऑर्डिनरी तो है बट एक्सेप्शनल है। ऑर्डिनरी मतलब ऑर्डिनरी के अंदर एक्सेप्शनल आता है, ऑर्डिनरी में मतलब नॉर्मल आ गए, लेकिन ये हमें अलग से डिस्क्लोज करने की जरूरत है। ठीक है, कोई और प्रोविजन है, अगर मैंने उसकी रिवर्सल करी, देखो प्रोविजन बनाना इज अ नॉर्मल एक्टिविटी बट प्रोविजन की रिवर्सल होना इज अ एक्सेप्शनल एक्टिविटी। तो आपको इनमें से कोई भी चीजें अगर आपको नजर आ रही हैं तो आप उन्हें एक्सेप्शनल बोलोगे और आप उसे ऑर्डिनरी में नहीं चिपका दोगे, आप उनको सेपरेट डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। नाउ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या है, कह रहा वो आइटम्स, वो इनकम और एक्सपेंस, वो इनकम और एक्सपेंस जो अराइज हो रहे हैं ऐसे इवेंट या ट्रांजैक्शन से जो बिजनेस की ऑर्डिनरी एक्टिविटी से बिल्कुल अलग है। मतलब पहली बात वो इनकम एक्सपेंस है, दूसरी बात ये बिजनेस की ऑर्डिनरी एक्टिविटी से बिल्कुल अलग है, और तीसरा ये एक्सपेक्टेड नॉट रिकरिंग, दैट मींस नॉन रिकरिंग, नॉट एक्सपेक्टेड टू रेगुलरली। तीन कंडीशन अगर आपकी पूरी होती हैं तो उन आइटम्स को क्या बोलोगे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। मतलब वो खर्चे और इनकम जो आपके बिजनेस की एक्टिविटी से बिल्कुल अलग हैं और ये बिजनेस में रेगुलरली नहीं होते हैं, तो उनको हम बोलेंगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी, और मुझे इनका भी सेपरेट डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। फैक्ट्री में लॉस हो जाना, नेचुरल डिजास्टर, भूकंप आ जाना, सुनामी आ जाना, ये मेरे बिजनेस की ऑर्डिनरी एक्टिविटी नहीं है और ये रोज नहीं होती है, और इससे जो नुकसान है ये मेरे लिए कौन सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस है। ग्रांट मिलना इज अ नॉर्मल थिंग, ग्रांट मिलना इज अ नॉर्मल थिंग, मेरे बच्चे ध्यान रख लो, ग्रांट मिलना इज अ नॉर्मल थिंग, लेकिन ग्रांट रिफंड होना इज नॉट नॉर्मल थिंग। वहां पे आपको ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी माना जाएगा कि आपकी बिजनेस में ऐसा कुछ हो गया जो आपको बिजनेस को ग्रांट जो गवर्नमेंट ने आपको प्रमोट किया था वो आपसे वापस ले रही है। वॉलंटरी रिटायरमेंट एक्सपेंडिचर, अगर अपने एम्प्लॉइज को आप वॉलंटरी रिटायर कर रहे हो कि भैया जाओ चलो निकलो बाय टाटा टाटा टाटा, तो उस केस में जो भी आपने दिया वो भी आपके लिए नॉन ऑर्डिनरी, दीज आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ये एग्जांपल्स आपके लिए एक तरह के एमसीक्यू या क्वेश्चंस ही बन जाएंगे। क्लियर है? तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम मतलब तीन कंडीशन। पहला बेटा ये डेफिनेशन आप एग्जाम में लिख के आओगे जब भी आपके लिए मेन क्वेश्चन आएगा, ठीक है, यही डेफिनेशन चिपका के आओगे, चाहे आप इसे याद कर लो। इनकम और एक्सपेंस अराइज फ्रॉम एनी इवेंट जो आपका क्लियरली डिस्टिंक्ट है और आपका ऑर्डिनरी एक्टिविटी में ये रेगुलरली नहीं है, तो आपको इसका सेपरेट डिस्क्लोजर चाहिए। प्रायर पीरियड आइटम क्या है, ये भी इनकम एक्सपेंस है, ये अराइज हुए हैं करंट ईयर में, ये अराइज मतलब पता चले करंट ईयर में, लेकिन ये इस साल से बिलोंग नहीं करते, ये पिछले सालों के हैं, और पिछले साल हमने इन्हें रिकॉर्ड क्यों नहीं किया था, क्योंकि या तो हमसे गलती हो गई थी या हमसे भूल गए थे। मतलब पिछले साल की कोई भी गलती या पिछले साल की कोई भी भूल इस साल पता चली है, तो इस साल मुझे उसमें मिक्स नहीं कर देना है, मुझे उसको सेपरेटली शो करना। ऑफ कोर्स इनकम एक्सपेंस छोड़ूंगा तो नहीं, चाहे वो इस साल का हो चाहे पिछले साल को, पिछले साल का पिछले साल ही रिकॉर्ड होना चाहिए था, पर भूल गया तो क्या मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा, क्या रिकॉर्ड तो करूंगा मेरे बच्चे, बट मुझे बताना पड़ेगा ये मेरी गलती है, सर जी ये मुझसे गलती हो गई, मुझसे छूट गया, तो अभी रिकॉर्ड करोगे। प्रायर पीरियड आइटम मतलब पुरानी गलतियां, पिछली जन्म की गलतियां, मतलब पिछले सालों की गलतियां, जो भी गलतियां हैं वो आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो तीन चीजें आपको सेपरेटली अलग दिखानी पड़ेंगी। मतलब अगर मैं पीएनएल की बात करूं
तो पीएनएल क्या बोलेगा, दैट इज ये इनकम एक्सपेंस है, ये आपके पर्टिकुलर ये इनकम शेड्यूल थर्ड के हिसाब से। तो आप पहले इनकम निकालोगे, तो इनकम में पहले आप नॉर्मली अपनी जो भी ऑर्डिनरी इनकम है वो लिखोगे, फिर आप खर्चे लिखोगे। यहां पे भी खर्चे कौन से होंगे, ऑर्डिनरी खर्चे जो शेड्यूल थर्ड के हिसाब से आएंगे। आपका प्रॉफिट आएगा, लेकिन ये प्रॉफिट कैसे बोला जाएगा, प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल, प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल, ठीक है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी और फिर आपका पीपीआई मतलब प्रायर पीरियड आइटम। तो मतलब ये जो प्रॉफिट आया ये ऑर्डिनरी बिजनेस से आया, फिर आप इसमें एक्सेप्शनल आइटम की प्लस माइनस करोगे, ठीक है, तो आपका आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एंड पीपीआई, ठीक है। फिर आप इसमें से सर अपना एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम के साथ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम की प्लस माइनस करोगे, अगर इनकम है तो ऐड करोगे, खर्चे है तो लेस करोगे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम की ट्रीटमेंट करोगे, फिर आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर पीपीआई, फिर पीपीआई का प्लस माइनस होगा, और फिर लास्ट में आपका आ जाएगा क्या, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस करोगे तो आपकी आ जाएगी नेट प्रॉफिट। तो इस तरीके से पीएनएल में डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि मतलब आपको हर चीज अलग अलग शो करनी पड़ेगी। दैट्स इट सर जी, दैट्स इट, खत्म हो गया यहां पे ये पॉइंट। नाउ लास्ट पॉइंट, चेंज इन अकाउंटिंग। सबसे पहले है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। अगर बेटा पॉलिसी की बात करूं तो इस पे मैं ऑलरेडी बात नहीं करूंगा, AS1 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अकाउंटिंग पॉलिसी में जल्दी से रिवाइज करा देता हूं। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी आर दोज स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ अप्लाइंग दीज प्रिंसिपल इन प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने में या प्रेजेंट करने में जो भी आपने मेथड या प्रिंसिपल फॉलो किए हैं उन्हें हम एक लाइन में बोले तो अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं। अकाउंटिंग पॉलिसीज को आप चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट 3 वजह होनी चाहिए, रिक्वायर्ड बाय AS, रिक्वायर्ड बाय लॉ, रिक्वायर्ड बाय बेटर प्रेजेंटेशन। अगर आप इन 3 वजह से चेंज करते हो तो चेंज करो, कोई टेंशन नहीं है, बट अगर आपने चेंज किया और उसका मटेरियल इंपैक्ट पड़ रहा है तो आपको उसे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। डिस्क्लोजर कैसे करना पड़ेगा, अगर आपका करंट ईयर में पड़ रहा है, आप अमाउंट निकाल सकते हो तो आपको अमाउंट डिस्क्लोज करना पड़ेगा, और अगर करंट ईयर में नहीं है या अमाउंट नहीं निकाल सकते फ्यूचर ईयर में तो आपको फैक्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा। लेकिन अगर मटेरियल इंपैक्ट नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, मतलब पीएनएल में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, तो आपको कोई डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही सेम चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है मेरे बच्चे। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी की अगर मैं बात करूं, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट बोले तो सर अनुमान, कि आपने कोई भी फ्यूचर का खर्चा प्रिडिक्ट कर रहे हो, कोई भी फ्यूचर की इनकम प्रिडिक्ट कर रहे हो कि भैया ये होना चाहिए, तो वो एस्टीमेट है। अब एस्टीमेट में आपने जो भी चेंज करा है, मान लो आपने कोई रेजिडुअल डेप्रिसिएशन लगाते टाइम यूजफुल लाइफ एस्टीमेट करी, आपने रेजिडुअल वैल्यू एस्टीमेट करी, आपने मेथड का पैटर्न एस्टीमेट करा, व्हाटएवर, और अगर आपका फ्यूचर में जाके AS बोलता है कि आपको हर साल आपको रिव्यू करना पड़ेगा कि जो अकाउंटिंग एस्टीमेट आपने सोचे थे, क्लियर है, बहुत सारे एस्टीमेट सोचते हो आप, AS 15 में आप एम्प्लॉय बेनिफिट के नाम पे बहुत सारे सोचते हो, तो जो भी एस्टीमेट आपने लगाए और उन एस्टीमेट को हर साल आपको क्या करना पड़ेगा, रिव्यू, और अगर रिव्यू करते टाइम आपका चेंज आता है तो उस चेंज को बोलेंगे हम चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, और आपको इनका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा इफ देयर इज अ मटेरियल इंपैक्ट। सेम एज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी कि अगर आपको मटेरियल इंपैक्ट नजर आता है करंट ईयर में या फ्यूचर फाइनेंशियल ईयर में, इफ आंसर इज यस तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, और इफ आंसर इज नो, नो डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड। और अगर है तो आपको अमाउंट निकाल सकते हो तो अमाउंट का डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, और अगर अमाउंट नहीं निकाल सकते हो तो आप फैक्ट बता दो कि भैया अमाउंट की जगह हम ये चीजें डिस्क्लोज कर रहे हैं क्योंकि अमाउंट नहीं निकाल सकते, तो आप करना पड़ेगा। ऑलवेज कुछ बातें याद रखनी है, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी प्रोस्पेक्टिव्स और एस्टीमेट प्रोस्पेक्टिवली होगा, कभी भी रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं होगा। और अगर आपको डिफिकल्टी आती है कि सर ये अकाउंटिंग पॉलिसी है या अकाउंटिंग एस्टीमेट है, आपको नहीं समझ आ रहा है ये पॉलिसी है या एस्टीमेट है, तो सर आप ऑलवेज मान लोगे क्या, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, दैट इज ये AS 5 ने क्लियरली लिखा है कि अगर आप डिफाइन नहीं कर पा रहे हो ये पॉलिसी है एस्टीमेट है तो आप एस्टीमेट मान के अपने काम कर डालोगे। खत्म हो गया सर मेरा AS 5, खत्म सर जी, खत्म। ऑलमोस्ट 12 मिनट में मैंने AS खत्म करा, 1 मिनट आपकी स्टार्टिंग के लिए और 12 मिनट में खत्म। लेकिन अभी हमारा AS खत्म नहीं हुआ, हम करेंगे कुछ इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट के क्वेश्चन। तो AS तो खत्म है पर अब स्टडी मैट के क्वेश्चन करेंगे। चलो जी करते हैं, चलो जी क्वेश्चन करते हैं हम लोग फटाक से, ठीक है। AS 5 के अगर क्वेश्चन करें तो स्टडी मैट के सारे क्वेश्चन पढ़ाने वाले। सबसे पहला ही क्वेश्चन पढ़ते हैं, कह रहा फ्रॉम द पास्ट ईयर, सर जी क्वेश्चन पढ़ना, फ्रॉम द पास्ट फाइनेंशियल ईयर आपके पास एक ओल्ड आउटस्टैंडिंग बैलेंस था 50,000 का सन्ड्री क्रेडिटर का, मतलब आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पिछले 5 सालों से आपके बैलेंस शीट में एक सन्ड्री क्रेडिटर 50,000 के नजर आ रहे थे, और करंट ईयर में आपने डिसाइड किया है, मतलब करंट ईयर तक नजर आ रहे थे, बट कंपनी ने इस सर्टेन दैट इस अमाउंट इज नॉट पेबल। अब कंपनी को लगता है कि ये पैसा नहीं देना, सामने वाला मांग नहीं रहा, और वो कह रहा है सर जी डिसाइडेड टू राइट ऑफ द सेड अमाउंट इन द करंट ईयर बुक्स ऑफ अकाउंट, और उसने इनकम मान लिया, मतलब वो मान के चल रहे कि भैया अब ये पैसा नहीं देना, कुछ भी बहुत सारे रीजन उनके पास, और वो कह रहे अगर हम क्रेडिटर्स को खत्म करेंगे तो हमारे लिए फायदे वाली बात है, ऑफकोर्स हमें पैसा नहीं देना तो हमारे लिए इनकम है, उससे हम इनकम रिकॉर्ड करेंगे। और कंपनी कह रही ये जो अमाउंट है 50,000 का, हम इसे प्रायर पीरियड आइटम मानेंगे और इसके एडजस्टमेंट उसके अकॉर्डिंगली करेंगे, मतलब उसे सेपरेट डिस्क्लोजर देंगे। आप बताइए सर जी क्या सन्ड्री बैलेंसेस जो रिकॉग्नाइज हैं वो प्रायर पीरियड आइटम है और इन्हें वगैरह ट्रीट करना प्रायर पीरियड आइटम ठीक है क्या? द आंसर इज नो,
क्यों? क्योंकि प्रायर पीरियड आइटम जो होते हैं वो आइटम होते हैं, पीपीआई वो आइटम होते हैं जो इनकम और एक्सपेंस हैं जो इनकर्ड हुए इन अ प्रीवियस ईयर, मतलब इनकर्ड हुए इन पास्ट ईयर, और हमें पता अब चले। अब ये कोई पास्ट ईयर की गलती थोड़ी ना है कि पास्ट ईयर में हो जाना चाहिए था, अभी तक नहीं किया। नहीं सर, ये कोई चीज है जो हमें तक चल रही थी, अब जाके हम सर्टेन हो गए कि भैया अब नहीं देना। तो ना ये पास कोई प्रायर पीरियड आइटम है, ना कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, ना कोई एक्सेप्शन है, नॉर्मल आइटम है, ऑर्डिनरी, कि भैया हमें लगता था प्रायर अब पैसे देने और अब हमें नहीं देने, जैसे बैड डेप्ट कि पैसा लेना है और अब नहीं लेना, तो बैड डेप्ट। लेकिन अगर ये बात मुझे पहले ही डिसाइड हो जाती कि भैया पिछले साल मेरे को नहीं देना था लेकिन मैंने रिकॉर्ड नहीं किया होता, तब ये क्या बनता? पीपीआई। बट अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। कह रहा नो कंपनी इज नॉट करेक्ट इन द ट्रीटिंग द अमाउंट, उसे वो कहीं भी किसी भी एंगल से वो इसे प्रायर पीरियड आइटम नहीं मानेगी, नॉट ट्रीटेड एज अ प्रायर पीरियड आइटम। उसे 50,000 को रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा प्रायर पीरियड आइटम के लिए, वो आपका AS5 के हिसाब से नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा सर जी? ट्रीटमेंट तो बताओ क्या करना पड़ेगा? सर उसे वो ऑर्डिनरी ट्रीटमेंट ही ट्रीट करेगी, ऑर्डिनरी एक्टिविटी में प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम दिखाएगी, अदर इनकम के लाभ से, ठीक है, अदर इनकम के रूप में दिखाएगी। नाउ इलस्ट्रेशन, आगे चलते हैं। इलस्ट्रेशन है यहाँ पे फ्यूल चार्जेस थे जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने हम पे चार्ज किए थे प्रोविजनल रेट से, मतलब पहले फाइनल रेट नहीं थे, प्रोविजनल रेट से उन्होंने कहा भैया आप देते रहो, टैक्स देते रहो, फाइनल हम बता देंगे। और उन्होंने फाइनल बिल भेजा है सर जी कब? फ्यूल चार्जेस का 5.5 लाख, ऑलमोस्ट 5.30 लाख का, कब से कब तक का? 1 अक्टूबर से लेके सितंबर 2007, ठीक है। मतलब उन्होंने फ्यूल चार्जेस फाइनल करके भेजे कि भाई आपने प्रोविजनली इतना दे दिया था और अभी आपको इतना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा पैसा, क्योंकि प्रोविजनल रेट से ज्यादा फाइनल रेट लगा है। और आपको ये रिसीव हुआ कब? यहाँ पे, और फरवरी में रिसीव हुआ और आपने फरवरी 2018 में कर दिया। लेकिन आपने ये अकाउंटिंग कब करी है बेटा? 2008-9, मतलब अगर फरवरी में करा तो फरवरी 2008 में अगर आपने ये करा तो आपको ये 31 मार्च इस ईयर में, 31 मार्च 2008 बोले तो 7-8 में रिकॉर्ड कर देना चाहिए था। बट आपने रिकॉर्ड कब करा है? 8-9 में। दैट मींस दिस इज प्रायर पीरियड आइटम, कि आपको ये खर्चा कहां का था? 7-8 का था। ऑफ कोर्स खर्चा 7-8 में आया था, तो 7-8 में इनकर हुआ था, तो 7-8। सर ये बिलोंग तो पहले सालों से करता था, नहीं सर, 7-8 में ये खर्चा अराइज हुआ, तो आपके लिए खर्चा माना ही कब जाएगा? 7-8 में, क्योंकि भाई प्रोविजनल बेस से आप पे कर रहे थे। अब आपका फाइनल रेट अब आया, तो फाइनल अब इस साल डिसाइड हुआ कि आपको इतना खर्चा देना पड़ेगा, क्लियर है? वो इस साल अराइज हुआ, तो 7-8 में आपको पे करके आपको 7-8 में खर्चा रिकॉर्ड करना चाहिए था, बट आपने 7-8 में नहीं रिकॉर्ड किया, तो दिस इज प्रायर पीरियड आइटम। आपको इसको सेपरेट डिस्क्लोजर दिखाना पड़ेगा, आपके लिए ये प्रायर पीरियड आइटम ट्रीट किया जाएगा और आपको इसका सेपरेट डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, नॉर्मली इंक्लूडिंग इन द वे, मतलब आपको इसका सेपरेट डिस्क्लोजर देना पड़ेगा मेरे बच्चे। आगे चलो। कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर एक 2001-2 में एक मीडियम साइज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उन्होंने अपनी इन्वेंट्री को नेट रिलाइजेबल वैल्यू पे कम करा। बेटा याद करो, अगर आप अपनी स्टॉक को, अपनी इन्वेंट्री को आप नेट रिलाइजेबल वैल्यू स्टॉक से कम लेके आ रहे हो, तो दिस इज एक्सेप्शनल आइटम। क्या आपको इसका सेपरेट डिस्क्लोजर देना पड़ेगा? द आंसर इज यस, दिस इज एक्सेप्शनल आइटम। डेफिनेशन लिखना पहले AS5 के हिसाब से कि एक्सेप्शनल आइटम आर दोज व्हिच आर डिफरेंट बिकॉज उनका डिस्क्लोजर चाहिए बिकॉज ऑफ साइज एंड नेचर। तो पॉइंट ये कि आपको इनके साइज और नेचर की वजह से आपको इनका सेपरेट डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, और हेंस आप इस AS5 को आपको ये एक्सेप्शनल आइटम में सेपरेट डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या था? कहता आपने कोई एग्रीमेंट करा एम्प्लॉय के साथ में और उनका वेजेस रेट्रोस्पेक्टिवली इंक्रीज कर दिया और इसकी वजह से आपको 5 लाख की एडिशनल लायबिलिटी, इज अ सेपरेट डिस्क्लोजर। द आंसर इज यस, अगेन दिस इज एक्सेप्शनल आइटम, कि अगर आप कोई भी खर्चा बढ़ा रहे हो अपनी जिम्मेदारी पे और उसका रेट्रोस्पेक्टिवली इंपैक्ट बढ़ा रहे हो, तो आपको वो अलग से सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो दोनों ही सेपरेट डिस्क्लोजर हैं और दोनों ही एक्सेप्शनल आइटम है, दोनों का आपको सेपरेट डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। तो डेफिनेशन लिखो पहले सेपरेट एक्सेप्शनल आइटम की, फिर फर्दर में लिखो कि उसे सेपरेट डिस्क्लोजर देना पड़ेगा और फिर इन द गिवन केस में सीधा आंसर छापो। ओके सर जी। नाउ थर्ड केस कह रहा है इन्वेंट्री आपने लगाई 2001 की, मतलब 2001 की आपने इन्वेंट्री निकाली और इन्वेंट्री में बनाते टाइम, इन्वेंट्री शीट बनाते टाइम आपने 2 पेज की इन्वेंट्री को खा गए, खत्म, आपने देखा ही नहीं, आपने मिस कर दिया 2 पेज की इन्वेंट्री जिसमें 14.5 लाख का स्टॉक आपका कम आ गया होगा, तो आपने पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक गलत लिखा। अब ये बात आपको 31 मार्च 2002 में पता चली कि ओहो हो हम पिछले साल 14.5 लाख की इन्वेंट्री तो उड़ा दी, तो सर जी इस साल तो ठीक करो, तो ठीक करोगे तो ऑफ कोर्स ये कौन सा आइटम माना जाएगा? पीपीआई। क्यों? क्योंकि पॉइंट इज ये गलती आपकी इस साल की नहीं है, पिछले साल की है, तो आपको पिछले साल तक आपको ये ठीक कर देना चाहिए था, मतलब पिछले साल आपका स्टॉक ठीक होना चाहिए था। अगर इस साल करोगे तो दिस इज प्रायर पीरियड आइटम, नो दिक्कत, ठीक है। कह रहा बताओ ये चीजें आपकी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी मानी जाएंगी या नहीं मानी जाएंगी? ओके सर जी पढ़ते हैं। कह रहा आपने इंट्रोड्यूस करा है, पहले एक फॉर्मल रिटायरमेंट ग्रेचुटी स्कीम था, मतलब सीधा आओ और रिटायरमेंट लो और जाओ, टाटा बाय बाय, कोई दिक्कत नहीं है। बट सॉरी आपने एक फॉर्मल रिटायरमेंट स्कीम इंट्रोड्यूस कर दी है कि भैया रिटायरमेंट लेने का ये तरीका है,
ये तरीका है, ऐसे रिटायरमेंट नहीं लोगे। आपको रिटायरमेंट लोगे तो आपको इस तरीके से ग्रेचुइटी निकाली जाएगी, पिछले 5 साल को कंप्लीटेड ईयर में ये लगा के परसेंटेज लगा के ऐसे आपको ग्रेचुइटी दी जाएगी। पहले स्कीम थी एडॉक। एडॉक मतलब एक बार में जो अमाउंट निकलेगा वो उठा के दे देंगे, मतलब आपको एम्प्लॉय को हम 5 लाख 6 लाख 2 लाख जो भी देना था दे देंगे। अभी हमने कहा नहीं ये नहीं, अब से हम फॉर्मल प्लान लगाएंगे, ठीक है। मतलब पहले हमारे पास एडॉक ग्रेजुएट पेमेंट थी और अब एडॉक। अब सर जी अगर ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी बोलो तो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब है कि आपने कोई पहले पॉलिसी फॉलो कर रहे थे, अब आप उसमें चेंज हो गए। ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है मेरे बच्चे, ठीक है। इसका रीजन समझना, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है। कुछ लोग मतलब इंस्टीट्यूट नहीं मानता, वैसे आप मानना चाहो तो ये मान सकते हो, डिस्प्यूटेड आंसर है, बट नॉर्मली मैं भी इंस्टीट्यूट से एग्री होता हूं। रीजन क्या कि सर जी देखो अकाउंटिंग पॉलिसी तब होती है कि जब आपने कोई चीज का पहले से आपकी कैलकुलेशंस थी, ठीक है, और आप उस कैलकुलेशन में चेंज कर रहे हो, ठीक है, उस मेथड प्रिंसिपल में चेंज कर रहे हो। अब एडॉक कोई मेथड ही नहीं है, ठीक है, वो नॉर्मल है कि आपने जो अमाउंट आया उठा के पे कर दिया। नाउ अब आपका एक फॉर्मल प्लान कि भैया हम यहां से, तो अब एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस हो रही है। दिस इज नॉट चेंज, दिस इज न्यू पॉलिसी, क्लियर है। तो पहले पॉलिसी थी नहीं, पहले का मतलब चेंज का मतलब क्या है कि पहले थी अब उसमें बदलाव आ गया, नहीं पहले पॉलिसी थी नहीं, अब आप नई पॉलिसी लगा रहे हो, तो दिस इज नॉट चेंज, दिस इज अडॉप्शन ऑफ न्यू पॉलिसी, ठीक है। क्यों डिफरेंस क्या हो जाएगा सर जी दोनों से कि अगर आप चेंज करोगे तो आपको सेपरेट डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, आपको रीजन जस्टिफाई करना पड़ेगा कि मैं क्यों चेंज कर रहा हूं। बट सर जी यहां डिस्क्लोजर जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि पहले कोई पॉलिसी थी नहीं, अभी एक नई पॉलिसी आ रही है कि अब से हमारा एक फॉर्मल प्लान होगा। पहले कुछ नहीं था, पहले एडॉक था, जो आया दे देंगे, बात खत्म। अब एक फॉर्मल प्लान है, तो अब जो पॉलिसी है वो चेंज नहीं है, वो नई पॉलिसी है। सेम ऐसे ही मैनेजमेंट डिसाइडेड टू पे पेंशन टू दोज एम्प्लॉय जो रिटायर हो रहे हैं आफ्टर कंप्लीटिंग 5 ईयर इन द ऑर्गेनाइजेशन, सच एम्प्लॉय विल पे गेट पेंशन 20,000 रुपए पर मंथ। अर्लियर ऐसा कोई भी प्लान नहीं था, तो पहले कोई पॉलिसी थी नहीं, अब एकदम नई पॉलिसी आ रही है। तो ये न्यू पॉलिसीज हैं, ये न्यू पॉलिसी है, ना कि चेंज है। ये दोनों की दोनों क्या है, न्यू पॉलिसी है मेरे बच्चे, ये चेंज नहीं है। चेंज तब होता जब आपकी पहले पॉलिसी होती है और उसमें कोई आपने मॉडिफिकेशन किया होता। तो वही आंसर है यहाँ पे भी कि सर जी ये ना चेंज इन पॉलिसी नहीं है, ठीक है, ये भी कोई चेंज इन पॉलिसी नहीं है, ठीक है, ये नई पॉलिसी है, न्यू पॉलिसी, अडॉप्शन ऑफ न्यू पॉलिसी, मतलब आप नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर रहे हो, दैट्स इट, ठीक है, आपकी पॉलिसी नहीं है, ठीक है। चलो आगे चलते। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा है सर जी आपने करंट ईयर में डेप्रिसिएशन का मेथड एसएलएम से डब्ल्यूडीवी चेंज कर दिया। बेटा डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज करना इज अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। पहले बोल दिया मैंने सर जी एएस 5 में पढ़ाया और आपको बचपन में आपको सीए फाउंडेशन लेवल पे पढ़ाया जाता था कि भैया आपका डेप्रिसिएशन में जो भी चेंज आ रहा है वो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। नाउ ए लिमिटेड ने रिकॉम्प्यूट करा डेप्रिसिएशन रेट्रोस्पेक्टिवली। पहले तो रेट्रोस्पेक्टिवली अलाउ नहीं है, पहले होता था, अभी अलाउ नहीं है। एज पर द 6 AS 10 के हिसाब से अलाउ नहीं है, AS 6 के हिसाब से अलाउ होता था, ठीक है, एज पर द न्यू मेथड। और जो भी डेफिशिएंसी राइज हुई डेप्रिसिएशन में, मतलब हो सकता है कि आपकी डेप्रिसिएशन पहले ज्यादा लगा था या कम लगा था, वटएवर, तो उससे आपने अपने कैरिंग अमाउंट को क्या कर दिया, कम कर दिया। मतलब आपने डेप्रिसिएशन पहले कम लगा रखा था, नई मेथड के हिसाब से ज्यादा लगना चाहिए था। मतलब मान लो पहले जो आपका था SLM उसके हिसाब से आपका 3 लाख का डेप्रिसिएशन लगना चाहिए था, बट WDV के हिसाब से 3.5 लगना चाहिए था। तो अगर आप रेट्रोस्पेक्टिव चेंज करते तो 3.5 लगता, मतलब 50,000 का ज्यादा लगना चाहिए। आपने 50,000 से अपनी एसेट को क्या कर दिया, कम कर दिया। ये सब AS 6 के हिसाब से ट्रीटमेंट आता है, AS 10 ऐसा कुछ नहीं करवाता, कहता है। और आपकी जो चेंज इन कैरिंग अमाउंट है वो डेबिटेड कर दी पीएनएल अकाउंट में, जितने से भी वो पीएनएल अकाउंट में डेबिट कर दी एज अ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। ओ माय गॉड सर जी उसने क्या ट्रीट कर लिया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। बताओ, कह रहा सर जी ये जो है ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम माना जाएगा या नहीं। द आंसर इज नो, दिस इज जो भी है ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट माना जाएगा, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट माना जाएगा। किसी भी एंगल से आपका यहाँ पे ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम नहीं है। पहले एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम की डेफिनेशन चिपका दो यहां पर, ठीक है, कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम वो आइटम है, वो इनकम एक्सपेंस है जो आपका कहीं ना कहीं बिजनेस अपने ऑर्डिनरी एक्टिविटी से बिल्कुल डिफरेंट है और नॉट रेगुलर इन द नेचर है, क्लियर है। फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम के बारे में फिर आप चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट में लिखो, तो फिर लिखो कि सर ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम नहीं है बिल्कुल भी किसी भी एंगल से। मैं सीधे मेन बात पढ़ाता हूं, ये फ्यूचर पीरियड में है, तो जो भी है मतलब पॉइंट इज ये चेंज इन मेथड जो आपका किया जाएगा वो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट किया जाएगा, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट किया जाएगा। ये किसी भी एंगल से आपका एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, नॉर्मल खर्चा है, नॉर्मल चीजें ट्रीट की जाएंगी, ठीक है, नॉर्मल चीजें। ओके सर जी यहां तक ये चैप्टर खत्म। अब कुछ एमसीक्यू फटाक से देखना मेरे साथ, मजा आएगा एमसीक्यू पढ़ने में। सर जी कह रहा है चेंज इन एस्टीमेट लाइफ ऑफ एसेट जो आपकी डेप्रिसिएशन की जरूरत है, तो डेप्रिसिएशन में कुछ भी चेंज आ रहा है, दिस इज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। क्लियर क्लियर, आंख बंद करके चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। दूसरा कह रहा है इसमें से बताइए कौन सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में मैंने 3 एग्जांपल लिखवाए हैं, लॉस बाय फायर वगैरह,
ठीक है, कोई प्रोविजन की रिवर्सल हो गई या कोई आपका गवर्नमेंट ग्रांट रिफंड हो गई, इनके अलावा एक्सेप्शनल आइटम है। कह रहा है एसेट्स को राइट डाउन कर रहे हैं हम लोग, तो एसेट को राइट डाउन करना या एसेट को बेचना, एसेट को बेचने पे क्रेडिट लॉस होना, ये सब एक्सेप्शनल है। ठीक है, स्ट्राइक हो जाना और उसे कॉम्पिटिटर वगैरह को, मेजर सप्लायर को इफेक्ट आना, दैट मींस ये सब क्या एक्सेप्शनल है। सर फ्लूइड डैमेज होना, ठीक है, ये आपके लिए नॉर्मल एनवायरनमेंट नहीं है, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। बिजनेस में देखो स्ट्राइक होती रहती है, प्रॉफिट लॉस होता रहता है, एसेट्स को राइट डाउन करते रहते हैं, तो ये एक्सेप्शनल है। ठीक है, अलग से सेपरेट डिस्क्लोजर दे सकते हैं, बट एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी है भैया, ये मेरे बिजनेस की ऑर्डिनरी एक्टिविटी नहीं है। आगे चलो, कह रहे हैं इनमें से बताओ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है। इन्वेंट्री को नेट लेके आना, ऑफ कोर्स नॉर्मल है, कॉस्ट एंड आरवी होता रहता है, तो ये एक्सेप्शनल है। रिवर्सल ऑफ इन्वेंट्री को रिटर्न डाउन के रिवर्सल होना, ये भी नॉर्मल है, एक दिन एनआरवी पे आएगा तो एक दिन कॉस्ट पे वापस आएगा। गवर्नमेंट ग्रांट आना ठीक है, लेकिन रिफंडेबल, ये आंसर है सर, ये हमारा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। और प्रोविजन की रिवर्सल होना अगेन एक्सेप्शनल आइटम है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम क्या है, कह रहा वो आइटम है जो बताना इवेंट है जो हमारे क्लियरली डिस्टिंक्ट है, क्लियरली डिस्टिंक्ट है कहां से, फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटी, और ये एक्सपेक्टेड नॉट नेचर नहीं है। तो दोनों पॉइंट है यहां पर, दोनों, दैट इज ए और बी। आंसर है ए और बी, मतलब बोले तो सी आंसर है कि भैया एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है, दोनों कंडीशन मिलेंगी तब काम बनेगा। एक ऑडिट वेरीफाई किया हमने और उसमें पता चला है कि ओपनिंग स्टॉक जो हमारा साल का है वो इस साल का जो है 5 लाख अंडरस्टेट, मतलब कम है। ठीक है, और क्यों कम है, क्योंकि हमने गलत काउंटिंग करी थी। तो सर ये पीपीआई है, ये क्या है, पीपीआई है। तो अगर हमारा ओपनिंग स्टॉक गलत है, मतलब पिछले साल गलती हुई थी, तो पिछले साल की गलती इस साल पता चल रहा है, तो ये कह रहा है इट इज नॉट प्राइवेट, नहीं सर ये प्राइर पीरियड आइटम है। कह रहा ऑफ कोर्स प्राइर पीरियड आइटम है और इसे डिस्क्लोज करना चाहिए, और 5 लाख की एडजस्टमेंट ओपनिंग और ऑफ कोर्स प्रॉफिट जो पिछले साल आ रहा है दोनों में होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, तो दैट मींस आंसर है जो हमारा सी, ये आंसर है हमारा सी। क्लियर है, खत्म। नाउ लास्ट क्वेश्चन हमारे स्टडी मेट का, कह रहा है एंगेज इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी सर्विस। कह रहा कंपनी एक है कंसल्टेंसी सर्विस दे रही है, और उन्हें कुछ दिन पहले एक नोटिस रिसीव हुआ है जीएसटी डिपार्टमेंट से, जिन्होंने डिमांड मांगी है कि भैया आपको 5 लाख की डिमांड देनी पड़ेगी, और रिसेंटली जेड लिमिटेड ने पे कर दी डिमांड, और पेमेंट जो रिकॉर्ड हुई है एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम नहीं सर, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। जीएसटी की डिमांड आना इज अ नॉर्मल थिंग, दिस इज ऑर्डिनरी, एक्जैक्टली ऑर्डिनरी है। ठीक है, ऑफ कोर्स अगर पिछले साल की डिमांड होती, पिछले साल आपको आ गई होती, पिछले साल आपने पे कर दी होती, बट इस साल रिकॉर्ड हो रही होती, तो आप इसे एक्सेप्शनल पीपीआई बोल सकते थे, बट ये नॉर्मल है, ना एक्सेप्शनल है ना एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, ये एकदम नॉर्मल खर्चा है आपके जीएसटी डिमांड आना। खत्म मेरे बच्चों, चैप्टर खत्म। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट जरूर करना, और अगला एएस हम इसी तरीके से रिवाइज करेंगे, AS 29। ठीक है, बने रहना चैनल पे, सब्सक्राइब कर लो अगर आप नए बच्चे हो तो, और जीएसटी और अकाउंट्स पे दम लगा दो सर जी, इस बार जनवरी में आपको क्लियर करना है।